नमस्कार। टॉक्स विद रैशनल पुनियानी के इस नए शो में आपका स्वागत है। प्रोफेसर राम पुनियानी के साथ हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ व्यस्तताएं ऐसी रही कि एक शो बीच में डिस्टर्ब हुआ। उसके लिए सर से भी मैं माफ़ी चाहता हूं और अपने दर्शकों से भी माफ़ी चाहता हूं। कई लोगों ने मैसेज किया, पूछा कि इस बार शो नहीं आया। ये अच्छी बात है कि आप लोग शो लगातार देख रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि लगातार इस पर ऐसे मुद्दों पर बात की जाए जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो आज के समय से जुड़े हुए हैं, ताकि आप लोग इनको देख कर अपने लिए तर्क विकसित कर सकें जब भक्तों से आपको टकराना होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? अभी अचानक से क्यों याद आ गई? लॉ कमीशन इस पे क्या कहता है? इसके बाद क्या हो जाएगा? कौन सा जादू मंतर हो जाएगा? इसको समझने के लिए मुझे लगा पुनियानी सर से बेहतर आदमी कोई नहीं होगा। वेलकम टू द शो सर। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक। तो यूसीसी का पूरा तमाशा तो आप भी देख ही रहे होंगे और मुझे लगता है पिछले 40-50 सालों से ये समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस रह रह के, जो एक कहावत कही जाती है कि ठंडी चाय में उबाल की तरह, बासी कढ़ी में उबाल की तरह बार बार होती रहती है। तो इस बार ये बासी कढ़ी में उबाल क्यों आया सर? देखिए, वैसे इसके पृष्ठभूमि की भी हम बाद में बात करेंगे, पर जैसे अभी लॉ कमीशन ने फिर से सर्कुलर जारी किया है कि इसके बारे में राय दीजिए, और उत्तराखंड सरकार ने भी एक ड्राफ्ट लाया है जो वो लागू करने वाले हैं, पर केंद्रीय सरकार की तरफ से ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं आया। और उसके बावजूद भोपाल की अपनी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूसीसी लाना बहुत ज़रूरी है और ये देश की एकता के लिए ज़रूरी है। उधर से उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को भी अचानक याद आ गया कि इसकी बहुत अर्जेंसी है। वैसे देखा जाए तो जो जिसको हम हिंदुत्व राजनीति कहते हैं, हिंदुत्व एजेंडा जो है इनका, उसके 3 मुख्य आधार थे। एक तो राम मंदिर का निर्माण, फिर आर्टिकल 370 को हटाना, जो अभी खैर न्यायालय जिस पे बातचीत करने वाला है, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला तो खैर भाजपा के मैनिफेस्टो में 1996 से रहा है और नारी शक्ति के अंडर में उसको वो रखते रहे हैं। और ख़ास तौर से मुझे बड़ी खुशी है एक बात की कि भाजपा वाले मुसलमान औरतों के वेलफेयर के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। वो खैर उनकी नीतियों के कारण शाहीन बाग होता है और मुस्लिम औरतों को कितने आंदोलन करना पड़ते हैं, वो बात अलग है। पर उनका खास टारगेट रहता है कि भाई मुसलमान औरतें बेहतरी से रहें। अब वो औरतें क्या चाहती हैं वो बात अलग है, उस पे भी मैं आऊँगा। पर ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का जो इन्होंने ऐसा ज़्यादातर लोगों की समझ है और इस प्रकार से प्रचारित किया गया है कि मुस्लिम समाज इसके विरोध में है और हम मुस्लिम औरतों को ज़्यादा सशक्तिकरण देना चाहते हैं वगैरह-वगैरह। पर अभी जो प्रधानमंत्री जी की बात के बारे में आप देखा होगा, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जो आई, वो तो खैर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो प्रतिक्रिया देता ही रहता है कि हम इसके विरोध में हैं। कई ग्राउंड लेवल पे भी लोग इसके खिलाफ सिग्नेचर्स ले रहे हैं मस्जिदों के बाहर। वो एक दुःख की बात है। पर दूसरी प्रतिक्रियाएँ आई जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बीजेपी के एमपी जो एमएलए नॉर्थ ईस्ट के हैं, उन्होंने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों को स्वीकृत नहीं होगा। झारखंड के 2 महत्वपूर्ण आदिवासी नेताओं ने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, क्योंकि उसमें जो सेक्शन 5 और 6 है, उसमें आदिवासियों को जो ऑटोनॉमी है, शादी, उत्तराधिकार वगैरह के बारे में, उससे ये होगा। और तो और ये आप पार्टी के केजरीवाल जी ने शायद कहा कि भाई हम सैद्धांतिक तौर से इसका समर्थन करते हैं, पर उसी पार्टी के अंदर भगवंत सिंह मान ने उन्होंने कल बयान दिया कि ये तो पंजाबियों को स्वीकृत नहीं होगा, इसमें अलग-अलग तरीके से है। तो इस प्रकार से ये प्रतिक्रियाएँ समाज में देखी जा रही हैं। और जहाँ तक दूसरों का सवाल है, मैं एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को आपके सामने प्रतिक्रिया बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर तो खैर अभी कन्फ्यूजन है, कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है जो ज़्यादा जाना नहीं जाता, वो है इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी। जी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो सिविल कोड है वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, यानी धर्म के प्रभाव में ना होना चाहिए, और उसका जो मुख्य केंद्र होना चाहिए वो जेंडर जस्टिस या स्त्रियों की समानता के बारे में होना चाहिए। इसी को लगे हाथ में जोड़ के बताना चाहूँगा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जेंडर जस्टिस से ही हुई थी।
जैसे भारत के आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को देखा कि हमारे जो सिविल कोड हैं, जो पर्सनल कोड, वो मेनली इसी बात पे लगते हैं, शादी, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चों की कस्टडी, इन बातों पे मुख्य रूप से लागू होते हैं। और ये कानून किन्होंने बनवाए थे? ये कानून ब्रिटिश ने बनवाए थे। किसके कंसल्टेशन में? ये अलग-अलग धर्मों के धर्मगुरुओं के कंसल्टेशन में उन्होंने बनवाए थे। जबकि हमारे क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून और सिविल लॉज, ये सबके लिए बराबर है। पर जो पर्सनल लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, वो ब्रिटिश के बनाए हुए वो चल रहे थे। तो उसमें परिवर्तन लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर जो उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उनको कहा कि भाई हम हिंदुओं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी हम अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो पार्टीशन के बाद मुसलमानों की संख्या वो ज़्यादा अल्पसंख्यक हो गए हैं, और जो पार्टीशन का प्रभाव है उन पर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार अगर उनकी बात करेंगे तो थोड़ा-सा ये एक ज्यादती हो और जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ तो पहले भी अंग्रेजों के वक्त में भी बन गया था सर। बन गया और उसमें बाद में उसको कोडिफिकेशन किया गया, जी। ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज़ किया गया, वगैरह-वगैरह। तो डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम बात देखें तो बहुत रोचक बात है और बहुत हमें उसको सोचने को मजबूर भी करती है। अंबेडकर इस पे जब काम करने लग गए तो उन्होंने पहली बात देखी कि ये पूरे जो कानून हैं, हिंदू कोड बिल, हिंदू कानून जो प्रचलित है, वो पूरे के पूरे स्त्रियों की बराबरी के अधिकार के विरोध में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि स्त्रियों को बराबरी मिले। और ये बात जब बाहर आना चालू हो गई कि अंबेडकर इस पे काम कर रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया कहाँ से आई? उसकी प्रतिक्रिया दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादियों से आई और उन्होंने कहा ये भई अंबेडकर जो कर रहे हैं, वो तो हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। और उसमें सबसे रोचक बात मुझे अभी दिखी, गीता प्रेस को अभी-अभी गांधी अवार्ड मिला। तो मैंने जी। उनके बारे में थोड़ा अध्ययन किया। तो गीता प्रेस ने कल्याण के माध्यम से लगातार अंबेडकर पर हमले किए और कहा अच्छा। कि इस व्यक्ति पर विश्वास करना हम हिंदुओं के लिए असंभव है। ये हमारे ये हिंदू शास्त्रों के खिलाफ। ये हमले हिंदू कोड बिल को लेकर हुए। हिंदू कोड बिल को हुए, अंबेडकर पर हुए कि भाई जी। इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे धर्म को नष्ट कर देगा। इसको इसलिए कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। ये गीता प्रेस से मांग गई। और दूसरी जी। तरफ क्या हुआ कि नेहरू की कैबिनेट के अंदर भी कई दक्षिणपंथी विचारों के लोग थे। ये कोड बिल बना तो राष्ट्रपति ने भी इसको मना कर दिया। तो फिर नेहरू ने मजबूरी से इसको बाद में 3-4 हिस्सों में डाइल्यूट करके इसको नम्र करके लाया। पर अम्बेडकर जी इससे बहुत दुखी हो गए और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इस्तीफा दे यहाँ दिया। अब 1972 में क्या होता है कि मथुरा रेप केस, ये शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, एक आदिवासी लड़की का रेप पुलिस थाने में हुआ। उसके बाद से महिलावादी आंदोलन काफ़ी सक्रिय हो गए और उन्होंने ये बात उठाई कि महिलाओं को बराबर न्याय मिलना चाहिए। तो शुरू में उनको लगा कि भई ये जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड अगर आएगा, तो महिलाओं को बेहतरी मिल जाएगी। ख़ैर आज उनकी जो पोज़ीशन है उस पर भी मैं आऊँगा। पर उसी समय एक और रोचक बात है कि एमएस गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, जो दूसरे सरसंघ चालक थे आरएसएस के, उन्होंने ऑर्गेनाइज़र को एक इंटरव्यू दिया, शायद सितंबर में दिया था। और उन्होंने कहा कि ये यूनिफ़ॉर्मिटी सही नहीं है, हमारी जो विविधता है उसको बने रहना चाहिए, ये उनका था। खैर, पर उसके बाद फिर 1904 धीरे-धीरे महिला संगठनों को ये रियलाइज़ हुआ, ये उनकी जानकारी में आया कि यूनिफ़ॉर्मिटी का कोई मतलब नहीं होता, कि आप हिंदू कोड बिल से कुछ ले लेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ से कुछ ले लेंगे, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ से कुछ ले लेंगे, पर ये सभी के सभी लॉ तो स्त्रियों के अधिकार के विरोध में है। तो तब से उन्होंने बात करना चालू की कि यूनिफ़ॉर्मिटी के बदले जस्टिस पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कानून आना चाहिए, ये कम्युनिटी के अंदर डिस्कशन से उसको लाया जाना चाहिए और एक-एक चीज़ को एक बार लेना चाहिए। शादी की बात, तलाक की बात, उत्तराधिकार की बात, इसको अलग-अलग करके आप कम्युनिटी में चर्चा कीजिए और उसके आधार से कानून लाने की कोशिश कीजिए। तो आज महिला संगठनों की ये बात है। तो अब उसमें मोदी जी इसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो जैसे मैंने बताया कि 2 मुद्दे तो उनके हिंदुत्व एजेंडा के हो गए। अब कर्नाटक में वो हार चुके हैं और अब उनको दूसरा कुछ चाहिए, तो इसलिए वो पर्सनल लॉ पे आ गए, यूसीसी पे आ गए। उनको पता है वो यूसीसी की बात करेंगे, तो कुछ वो तथाकथित अपने आप को जो मुस्लिम्स का लीडर समझते हैं, वो इसका विरोध करेंगे। इसका विरोध करेंगे, तो एक पोलराइज़ ध्रुवीकरण की सिचुएशन आ जाएगी कि देखो भई ये मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं,
जबकि ये तो स्त्रियों के हक की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक चाल हथकंडा अभी है कि किस प्रकार से पोलराइजेशन की राजनीति को सफल किया जाए। पर मेरी मान्यता है कि 9 साल तक ये सरकार सत्ता में थी। अगर स्त्रियों को न्याय देना था तो 9 साल में होना क्या चाहिए था, एक कोड बना सकते थे, उसका ड्राफ्ट बना सकते थे, सभी कम्युनिटीज़ में इसको सर्कुलेट करके। इंटरनेट से ये काम नहीं होता। ये तो कम्युनिटी के बीच में जाके खास तौर से औरतों से चर्चा करके आपको नए कानून की रूपरेखा क्या होना चाहिए, वो करना चाहिए था। वो तो हुआ नहीं। वो तो ज़्यादातर चुनाव जीतने में बिज़ी रहते हैं, किस प्रकार से चुनावी हथकंडे किए जाएँ, लोग एमएलए खरीदे जाएँ, बेचे जाएँ, उसमें उनका ज़्यादा टाइम जाता है। तो ये जो ग्राउंड लेवल वर्क है, ज़मीनी जो काम है, उसकी ज़रूरत थी। ये 9 साल से उनको दिखा नहीं। अचानक अब जब चुनाव आ रहे हैं, तो ध्रुवीकरण का नया मुद्दा कौन-सा चाहिए, इसलिए वो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पे अटक रहे हैं। वैसे मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे सिविल लॉज़ में परिवर्तन आना चाहिए, पर वो किसी पुराने लॉज़ को जमा-जमा करके नहीं हो सकता। वो हो सकता है केवल न्याय कहाँ है, बराबरी कहाँ है, उसके आधार पे उसको लाने की ज़रूरत है। अगर इसको देखें सर तो परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये एंटी मुस्लिम होगा। मोटा मोटा परसेप्शन, तभी ध्रुवीकरण होता है और तभी सारा कुछ होता है। लेकिन क्या ऐसा वाकई में है? जैसे हिंदू यूनाइटेड फैमिली वाला मामला है, एचयूएफ का जो मामला है, वो तो एक्सक्लूसिवली सिर्फ हिंदुओं को फ़ायदा मिलता है, उसका नंबर वन। दूसरा, हिंदुओं के बीच में भी अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। दक्षिण में अलग ट्रेडिशंस हैं, शादी के, ब्याह के, अलग होने के, साथ रहने के। उत्तर में अलग हैं। तो अगर इस तरह की कोई यूनिफॉर्मिटी की बात होती है तो एचयूएफ से आपको, या तो एचयूएफ आपको मुसलमानों को भी देना पड़ेगा, फिर वो एचयूएफ नहीं रहेगा, वो फिर वो शायद आईयूएफ हो जाए, इंडियन यूनाइटेड फैमिली जैसा कुछ हो जाए। या तो फिर आपको हिंदुओं से छीनना पड़ेगा, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप जानते हैं कि मतलब बिजनेसमैन के लिए तो वो बहुत बड़ा हथियार होता है, प्रॉपर्टी राइट्स का सारा मामला उसमें होता है। तो क्या ऐसा वाकई है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है? और ख़ास तौर पे तब जब जिस पर सबसे ज़्यादा बात सर की जाती रही, ट्रिपल तलाक के मामले को, वो तो पहले ही आपने बताया कि क्रिमिनलाइज हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। तो अब ऐसा क्या बचा है जिसको कोडिफाई करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और हिंदुओं को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है? थोड़ा उनकी भाषा में ही हम बात कर लें, ये हमारी भाषा तो है नहीं। देखिए, ये तो ऐसा है कि हिंदुओं को फ़ायदे का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर ये वास्तव में यूसीसी की बात चली समाज में, तो इसका सबसे बड़ा विरोध तो हिंदुओं के बीच में से ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर इस अच्छा। बात क्योंकि परसेप्शन बनाया गया है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। पर अगर आप हिंदुओं में देखिए, जैसे आपने बराबर कहा कि दक्षिण में एक परंपरा है, उत्तर में दूसरी परंपरा है। और मैं आपको बता दूँ कि हिंदुओं में भी 2 प्रकार के कानून हैं, एक मिताक्षरा और दूसरा दयाभाग। दोनों में जी। काफ़ी अलग-अलग चीज़ें हैं। तो ये क्योंकि उनको लगता है कि भई हम इस बात को उठाएँगे, ड्राफ्ट तो कोई मौजूद है नहीं, मुसलमान इसका विरोध करेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अब आप देखिए आदिवासियों, इसका अभी सबसे बड़ा विरोध आदिवासियों में से आ रहा है। आदिवासियों की परंपराएँ बहुत अलग हैं, तो आपको वास्तव में काम करना है तो करना चाहिए। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि इस पे काम होना चाहिए, पर उसका तरीका क्या है? तरीका है कि भाई आप वो कम्युनिटी के अंदर से प्रॉपर फीडबैक लीजिए। केवल आप वेबसाइट पे डाल के यस नो कराएँगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप आदिवासी कम्युनिटीज़ में, अब आदिवासी कम्युनिटीज़ को आप देखिए, कितनी कम्युनिटीज़ हैं और मेरा विश्वास है कि वो नॉर्थ ईस्ट में एक होगा, झारखंड में दूसरा होगा, गुजरात में तीसरा होगा। तो आप यूनिफ़ॉर्मिटी लाएँगे कैसे? तो उससे बेहतर तो ये होगा, अगर आप वास्तव में अपनी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए आप मानते हैं कि औरतों का सशक्तिकरण होना चाहिए, तो एक-एक कम्युनिटी के अंदर औरतों के साथ, पुरुषों के साथ विवाद बातचीत करना चाहिए कि बेहतर कानून कैसे हो सकते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं, हिंदू यूनाइटेड फैमिली का जो, उसका तो बहुत वे लोग फ़ायदा लेते हैं, हिंदू फ़ायदा लेते हैं, तो वो उसका उसका क्या मतलब रहा फिर? तो ये मुख्य रूप से अगर 2 चीज़ें होती हैं अशोक, एक तो आप समाज को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, दूसरा आप ध्रुवीकरण करके अपने राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं। तो ये जो भाजपा कर रही है, ये दूसरी प्रक्रिया है, ध्रुवीकरण और राजनीतिक रोटियाँ। जहाँ तक सुधार की प्रक्रिया है, उसकी बहुत ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़रूरत है। और 9 साल तक इस सरकार ने उसके लिए एक भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि नीयत ही गड़बड़ है, नीयत ही नहीं है कुछ भला करने की। सर, एक एक होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। मैं तो लॉ बहुत जानता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मेरे जीवन में स्पेशल मैरिज एक्ट का हिस्सा रहा है, मैंने धार्मिक तरीके से शादी नहीं की थी,
तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो होता है सर, वो अंतर्जातीय विवाह आपको करना हो, या आपको अंतरधार्मिक विवाह करना हो, या आपको इन सारे रीति रिवाजों को ना मानना हो, तो उसके लिए पहले से एक स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है। तो अब ऐसा नया क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है? देखिए, ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो तो जैसे आपके जीवन में लागू हुआ, मेरे जीवन में भी वही लागू हुआ। और अभी तो एक नई समस्या भी आ गई है कि जो हम ट्रांसजेंडर और सेम सेक्स रिलेशनशिप को कहते हैं, उसको आप जी। कहाँ लेंगे? हम्म। न्याय तो सबके साथ होना चाहिए, बिल्कुल। इज़्ज़त सबकी होना चाहिए, बराबरी सबको होना चाहिए। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को, जो एक बहुत बड़ा कैनवास है, उसको एक छोटे पैमाने पर लाकर तोड़ना, ये मेरे ख्याल से हमारे समाज के इंटरेस्ट के खिलाफ है। स्पेशल मैरिज एक्ट बहुत बढ़िया है, और उसी में जिस प्रकार से अगर सुधार करके हम उसको एक मॉडल के रूप में रखें कि भाई ये एक मॉडल है, और लोगों को प्रेरित करें कि ये चीज़ है जिसकी तरफ आप जाइए। और क्या है, एक तो आप लादने की बात होती है, और दूसरा जबरदस्ती नीचे से जहाँ होता सुधार, है। ज़बरदस्ती होता है, और दूसरा आप जो नीचे से सुधार लाना चाहते हैं, मैं विश्वास रखता हूँ कि आप नीचे से सुधार लाने की प्रक्रिया को अगर देंगे, तो उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट की बहुत बहुत महत्ता है। और उसी को थोड़ा-सा और भी, मेरे ख्याल से, मैं पूरा जानता नहीं हूँ, मैं भी कानून इतना जानता नहीं हूँ, पर मेरी अभी चिंता उसमें ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जैसे सेम सेक्स मैरिज, क्वियर मैरिज, ट्रांसजेंडर्स, इनके अधिकारों का भी और इनके लिए भी पूरा-पूरा इज़्ज़त से उनका भी ध्यान प्रावधान। रखा जाना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब एक कहते हैं कि एक तो न्याय की अवधारणा से कानून को संचालित होना चाहिए कि समाज में, और ख़ास तौर पे उनको न्याय मिले जो उत्पीड़ित हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बता रहे हैं कि यूसीसी जिस तरह से बात की जा रही है वो न्याय की अवधारणा से नहीं है, इसमें किसी को न्याय देने की नीयत नहीं है, नंबर एक। दूसरा ये कि हमारा देश एक बेहद विविधता वाला देश है। गोवा का समाज अलग है, नॉर्थ ईस्ट का समाज अलग है। मैं मध्य प्रदेश में सर बहुत दिनों तक रहा हूँ। वहाँ सहरिया आदिवासी हैं, आप परिचित हैं उनसे। अब सहरिया आदिवासियों के कस्टम बिल्कुल अलग हैं। तो कश्मीर में कस्टम अलग हैं, पंजाब में आपने बताया अमृत कारज का जो पूरा है उसका अपना एक इतिहास है। गुजरात के अपने कस्टम है, गुजरात के जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ मैंने देखा है पॉलीगामी आज भी है, कई कई शादियाँ करते हैं, और वो अलग तरह के कस्टम हैं। इसमें अगर केंद्र से कोई एक कस्टम मान लीजिए पूरे देश में लागू किया जाएगा, तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक खास तरह की सामाजिक उथल पुथल भी होगी जो सबके लिए नुकसानदायक होगी? आपके सवाल पर आने के पहले मैं एक और बात आपको बता दूँ। जैसे मैंने जरूर। कहा, आदिवासियों में विविधता है, और तो और आप देखिए, सुशील मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, और जी वो जी। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी के लॉ के वो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा है कि यूसीसी को आदिवासियों में लाना असंभव है। तो ये एक है कि कहना कि भाई इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता मजबूत करेंगे, उसमें कोई तथ्य नहीं है। आप देखिए, अमेरिका में 50 राज्य हैं, और जी। वहाँ पर्सनल कानून तो, और इवन क्रिमिनल कानून भी कई जगह अलग-अलग है। पर उससे बड़ा एकता वाला कोई उदाहरण आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मुख्य चीज़ क्या है कि आप लोगों की इज़्ज़त करो, लोगों के साथ बराबरी का ट्रीटमेंट दो, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस प्रकार से, जैसे आपने कहा, अब थोपने की बात हम करेंगे, तो पूरा समाज में जो आप देखिए, आदिवासियों में आज मेरे ख्याल से 100 से ऊपर ट्राइब्स होंगी, जिनके नियम एक-दूसरे से बिल्कुल मिलते नहीं हैं। आपने शादी की बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा, गुजरात में ये शादी और लिव इन के 7-8 प्रकार हैं। मैत्री करार है, कुछ और दूसरे चीज़ें हैं, वो सब समाज में प्रचलित हैं। पर मुद्दा ये होना चाहिए कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, स्त्रियों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उसको अगर हम मानदंड मान के चलेंगे, और एक-एक कम्युनिटी के बीच में अगर हम सुधार की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में बेहतरी होगी। अभी जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी इसको हम लादने जाएँगे, तो जिस प्रकार की उथल-पुथल होगी, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। पर ये सरकार को उसकी चिंता है ही नहीं, क्योंकि ये सरकार उसको एक शॉर्ट टर्म यूज़ कर रही है इलेक्शन तक, कि भाई मुसलमानों को कॉर्नर करना, और मुसलमानों के अंदर जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो उससे प्रवोक होके उसका विरोध करेंगे, मामला वहीं रुक जाएगा। अब मुस्लिम के बीच में भी कम्युनिटीज़ को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई इसका विरोध तो आदिवासी भी कर रहे हैं, हम्म। पंजाबी पंजाब में भी कर रहे हैं, तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? आप चुप बैठिए, आप सिर्फ़ बात कीजिए कि भाई हमको ड्राफ्ट दिखाइए, और ड्राफ्ट में हम समाज में एक चर्चा करेंगे और फीडबैक आपको देंगे। पहले से वो सिग्नेचर लेना और बयानबाज़ी करना कि हम इसके विरोध में हैं। आप किसके विरोध में हैं? कोई ड्राफ्ट तो है नहीं। सबसे बड़ी बात मुझे ये है कि अब उत्तराखंड का ड्राफ्ट आया, कितने लोग जानते हैं कि ड्राफ्ट में क्या है?
तो पहली बात तो आपको तो प्रश्न ही नहीं मालूम और लोग बोल रहे हैं हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत तरीका है। हाँ ना तो आप तभी कहते हैं जब आपको प्रश्न मालूम है। यहाँ तो ड्राफ्ट ही नहीं मालूम लोगों को और लोग उसका विरोध करने खड़े हैं, समर्थन करने खड़े हैं, जो अपने आप में मेरे ख्याल से एक इलॉजिकल यानी गैर समझदारी की तरीका है। मुस्लिम समाज में इस बार कुछ सेन वॉइसेस सर सुनाई दे रही हैं। अभी सुबह ट्विटर पर एक वीडियो शेयर हुआ जो मैंने भी शेयर किया उसको, जिसमें एक मौलाना टाइप के व्यक्ति हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं। वो एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं जो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आने तो दो, और ये इससे दिक्कत सबको होनी है, सिर्फ तुमको नहीं होनी है। मैं एक थोड़ा अलग सवाल पूछ रहा हूँ, और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने देश दुनिया को खूब देखा है, लंबे समय तक अलग अलग इलाकों में जाना, लोगों से मिलना। क्या वाकई ये सच है कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदू महिलाओं की तुलना में ख़राब है? क्या इस तरह का कोई जनरलाइजेशन किया जा सकता है? देखिए जनरलाइजेशन में अगर आप देखें तो जहाँ तक हिंदू स्त्रियों का सवाल है तो मेरे ख्याल से तो हिंदू स्त्रियों में भी एक बहुत बड़ा तबका, खास तौर से दलितों में, आदिवासियों में, उनकी परिस्थिति बहुत खराब है। और कई चीज़ों में तो मुस्लिम औरतों को जैसे आप देखिए एक उसका मानदंड ये भी मिलता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड का रेट मुस्लिम कम्युनिटी में कम है। बिल्कुल। और अभी भी हिंदू स्त्रियों में जो परिस्थिति है, बराबरी की परिस्थिति तो सबको मिली नहीं है। आप राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, जगह-जगह पे उनकी भी परिस्थिति कोई अच्छी नहीं है। हाँ, मुसलमानों में एक समस्या और हो रही है कि जो उनके खिलाफ हिंसा होती रही है, उसके कारण एक डर का माहौल तो बन गया है, ये बात को मैं मानता हूँ। पर वो कम्युनिटी के अंदर की बात नहीं है, ये जो हमारे समाज की बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिक हिंसा के कारण जो असुरक्षितता होती है, तो उसमें कई मुस्लिम और स्त्रियों को ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और मैं कई मुस्लिम संगठनों, महिलाओं के संगठनों से मेरा थोड़ा-सा बातचीत होती है, तो वो भी ये बताती हैं कि 1992 के पहले, ख़्याल कीजिए 1992 के पहले वो अपने अधिकारों के लिए बहुत स्पष्टता से लड़ सकती थी। पर 1992 में जब बम्बई में इतने भयंकर दंगे करवाए गए, तो उसके बाद मुस्लिम औरतें डर गईं। तो वो जो आंदोलन में शरीक होना है, बराबरी के लिए आना है, जो आंदोलन थे वो कमज़ोर पड़ गए। तो फ़र्क ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि आज क्योंकि मुस्लिम समाज एज़ सच निशाने पे है, उसका प्रभाव औरतों पे भी दिखता है। इसलिए बार-बार मुझे याद आता है शाहीन बाग का। एक तरफ उनमें हिम्मत भी है, बहादुरी भी है, पर एक दर्द भी छुपा है कि क्या आप हमको नागरिकता से ही वंचित कर देंगे? क्या आप हमको इस प्रकार से असुरक्षा में रखेंगे? तो वहाँ एक फ़र्क है। बाकी तो कोई हिंदू स्त्रियों में भी एक बड़ा तबका है, जो इसी प्रकार का दमित जीवन आज भी जी रहा है, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। और मुस्लिम समाज में भी एक तबका है जो आधुनिक जीवन जी रहा है, जो लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं। तो मुझे तो मतलब मेरी जितनी समझ है, मुझे लगता है कि अगर आंकड़ों की बात की जाएगी तो कोई बहुत बड़ा मौलिक फ़र्क नहीं लगेगा। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि हिंदू औरतों की चिंता जो है हिंदू पार्टी को नहीं होती है। हिंदू औरतों को उनके पार्टी के लोग कहते रहते हैं 7 बच्चे पैदा करो, 8 बच्चे पैदा करो। और कोई अगर मान लीजिए कि सार्वजनिक जीवन में महिला है, उसमें बिंदी नहीं लगाई तो उसकी ट्रॉलिंग शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो हिंदू महिलाओं के तो पीछे पड़े रहते हैं, और मुस्लिम महिलाओं की बड़ी चिंता उनको हो रही है कि उनके लिए ये यूसीसी ला रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत मज़ेदार बात है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, हर चीज़ लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये शो कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के बहुत साथ हैं। ये ये एक ये एक चाल है, ये एक चाल है दिखाने की कि भई हम आपके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक खोखली नारेबाज़ी है और उनके प्रयत्न में कोई सच्चाई नहीं है। अगर प्रयत्न में सच्चाई है, तो सबसे पहले तो मुसलमानों के खिलाफ जिस प्रकार की हिंसा करवाई जाती है, उस पे रोक लाना ज़रूरी है। क्योंकि जो समाज पे अटैक होता है, असुरक्षितता होती है, वो समाज में सुधार की अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए यही मुस्लिम समाज इंडोनेशिया में कैसा है, मलेशिया में कैसा है, मोरक्को में कैसा है, टर्की में कैसा है, अमेरिका में कैसा है, बहुत फ़र्क है। और फ़र्क केंद्रीय बात एक है, सुरक्षा की भावना। जहाँ असुरक्षितता होती है, समाज सुधार की प्रक्रिया 3 कदम पीछे चली जाती है। तो वो मुझे ज़्यादा चिंता उस बात की है कि मुस्लिम समाज को भी एक सुरक्षितता चाहिए और अगर वो सुरक्षितता नहीं मिली तो उस समाज के अंदर भी जो दकियानुसी तत्व है, मज़बूत हो जाते हैं। बिल्कुल। कश्मीर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है सर। मतलब
कश्मीर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 90s के पहले कश्मीर में बुर्के नहीं बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे, लड़कियां पढ़ रही थीं, स्कूलों में थीं, कॉलेजों में थीं, और 90s के बाद आप देखिए किस तरह से उनको कैद किए जाने का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। ये बात मैंने केरल में भी देखी। केरल में भी अगर आप 1990 के पहले देखें ना, तो वहाँ बुर्के का प्रचलन ही नहीं था। मैं 1986 में वहाँ गया था फैमिली के साथ घूमने, तो मैंने वहाँ कुछ देखा नहीं। अभी जाता हूँ लेक्चर्स वगैरह के लिए, तो त्रिवेंद्रम में बड़े-बड़े वहाँ एक बुर्का स्ट्रीट खुल गई है, बुर्का स्ट्रीट, कि भाई वहाँ अलग-अलग डिज़ाइन के बुर्के आपको मिलेंगे। ये बात 30 साल पहले केरल में नहीं थी। तो ये सब चीज़ें असुरक्षितता से जुड़ी हुई है। तो मुस्लिम समाज की महिलाओं का अगर हमको बेहतरी चाहिए, तो सबसे पहली बात है, मुस्लिम विरोधी जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो लव जिहाद का मामला हो, गाय के नाम पे लिंचिंग का मामला हो, और कितनी सारी चीज़ें हैं, उस पर पहले रोकथाम लाना ज़रूरी है। और जो रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि इन जो लोग कर रहे हैं, उनको पता है कि हमको ऊपर से संरक्षण है। जो सरकार में बैठे हैं वो हमारा संरक्षण करेंगे, इसलिए उन पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, और फिर वो एक विशियस साइकिल, गोल चक्र बन जाता है। असुरक्षा 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 के कारण दकियानुसी एलिमेंट्स मजबूत हो जाते हैं, उनके कारण फिर से और समाज पिछड़ जाता है। ये एक चक्र समाज में चल रहा है। तो सर, इस सारी बहस के बाद आपको क्या लगता है कि यूसीसी की बात ही रह जाएगी, या इस पर कुछ गंभीर होगा? नंबर एक। और नंबर टू, जो एक लगातार आरोप लगाया जाता रहा है कि दरअसल हिंदू कोड बिल ये लागू करना चाहते हैं यूसीसी के नाम पर, तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ के आपको लगता क्या है कि ये चुनावी शोशेबाजी रह जाएगी, या वाकई सीरियसली इस पर कुछ होगा? मुझे तो स्पष्ट रूप से लगता है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल एक चुनावी शोरशेबाजी रह जाएगी। इनसे ध्रुवीकरण का उद्देश्य साध्य कर लेंगे, और जहाँ तक सामाजिक परिवर्तन का सवाल है, वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए प्रक्रिया बिल्कुल दूसरी है, और वो दूसरी प्रक्रिया की तरफ जब तक हम नहीं जाते, सामाजिक परिवर्तन और बेहतरी नहीं हो सकती। ऐसी मेरी स्पष्ट राय है इस मामले में। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनसे अगर डॉक्टर साहब की बात उनके समझ में आ रही है, और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं अगर वो इशारा समझ पा रहे हैं, तो भाई जो चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती, और यही बात कपिल सिब्बल ने अभी 2-3 दिन पहले किसी प्रोग्राम में कही है टीवी चैनल के, कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, जो चीज़ सामने आई नहीं है, उसको लेकर अगर आप बावेला मचाएंगे तो बेसिकली उनके उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, ध्रुवीकरण का जो उनका उद्देश्य है उसकी पूर्ति करेंगे। ये भी जान लीजिए कि दूसरे जो समाज हैं, चाहे वो हिंदू समाज है, चाहे वो आदिवासी समाज है, चाहे क्रिश्चियन समाज है, इवन बौद्ध समाज की जो रीतियां हैं, वो भी सारी जगहों पर एक जैसी नहीं है, उनमें बहुत फ़र्क है। तो ऐसी कोई चीज़ आती है तो उन सबको परेशानी होने वाली है। थोड़ा बैठकर तमाशा देखना भी सीखिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या प्रपोजल फाइनली आता है, उसके हिसाब से रिएक्ट कीजिए। अभी से ये सब सिग्नेचर कैंपेन चलाना, विरोध करना, बाकी सब करना, डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि इन सबों का कोई अर्थ नहीं है। बेहतर है कि बैठ के देखा जाए कि फाइनली क्या प्रपोजल आता है। और अभी तक इतिहास को देखते हुए, इनके इतिहास को देखते हुए लगता यही है, जैसा कि सर ने एंड में कहा, कि ये पॉलिटिकल शोशेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगले चुनाव के लिए एक मुद्दा तलाशा जा रहा है। अगली बार हम आएंगे तो और भी इसी तरह के किसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स सर। इस तरह के चैनल्स किसी सरकारी सहायता से नहीं चलते, किसी पार्टी की सहायता से नहीं चलते, या आपकी सहायता से चलते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस देखते हुए लगता है कि ये चैनल जिंदा रहना चाहिए, इस चैनल को सहयोग किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो के ठीक नीचे एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा ज्वाइन का, उसको क्लिक करके 89 रुपीज पर मंथ के सहयोग से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें कई सारी अलग से सुविधाएं हम देते हैं अपने मेंबर्स को। इसके अलावा जो वीडियो आपको पसंद आता है, आप देखेंगे उसके नीचे डॉलर का एक चिन्ह होता है, उसको दबाकर आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लोगों से शेयर कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो आप हमसे जुड़े रहें। हमारी कोशिश होगी कि हम लगातार जरूरी बातों पर, इतिहास की जरूरी बातों पर, वर्तमान की जरूरी बातों पर सच कहते रहें। शुक्रिया।